हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस से हम अकबर की साम्राज्यवादी नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछली कुछ क्लासेस में हमने अकबर की उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति नीति के बारे में बात की और उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के बारे में भी बात की। आज की क्लास में हम अकबर की दक्षिण नीति के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अकबर की जो दक्षिण नीति थी उसके फलस्वरूप किस तरह से अकबर ने अपने साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। अकबर द्वारा जब उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया गया तो उसने उसके बाद दक्षिण भारत को भी अपने अधिकार में करना चाहा। उसकी साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, भारत को एक राजनीतिक इकाई में बदलने का स्वप्न, अपनी सेना को व्यस्त रखने की आवश्यकता, दक्षिण की पतन होती हुई राजनीतिक अवस्था और अरब सागर पर व्यापारिक एकाधिकार जमाने का यूरोपीय व्यापारियों का प्रयास आदि कुछ कारण थे जिसने उसकी दक्षिण नीति को प्रभावित किया और अकबर को दक्षिण की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिली। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि अकबर ये चाहता था कि हिंदुस्तान में उसकी सार्वभौमिकता सभी स्वीकार करें। इसीलिए अकबर ने सबसे पहले 1591 ईस्वी में दक्षिण के 4 राज्यों अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और खानदेश के पास इस आशय से अपने दूत भेजे कि वो अकबर की सर्वोच्चता या सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लें। खानदेश के राजा अली खां ने, जिसका राज्य अकबर के राज्य की सीमा से लगता था, मुग़ल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। लेकिन जो शेष तीनों राज्यों के शासक थे उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। इसलिए अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना और अपने दूसरे पुत्र मुराद को 1593 ईस्वी में अहमदनगर को विजय करने के लिए भेजा। सबसे पहले हम बात करते हैं खानदेश और अकबर के मध्य संबंधों की। तो अकबर ने सबसे पहले खानदेश की ओर ही अपना ध्यान दिया क्योंकि यह दक्षिण का प्रवेश द्वार समझा जाता था। 1564 ईस्वी में ही खानदेश के शासक मुबारक शाह द्वितीय द्वारा अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए और अपने राज्य की मुग़लों से सुरक्षा कर ली गई थी। लेकिन 1577 ईस्वी से अकबर इस राज्य को अपने अधिक प्रभाव में लेने के लिए प्रयास करने लगा। उसने खानदेश के जो नवीन शासक थे अली खां, उस पर मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। अली खां ने अकबर की विशाल सेना का सामना करना अपने लिए आत्मघाती समझा और इसीलिए उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब हम बात करते हैं अहमदनगर की विजय की। तो अकबर ने अब अपना सारा ध्यान दक्षिण के दूसरे महत्वपूर्ण राज्य अहमदनगर की ओर दिया। 1591 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 1593 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद अहमदनगर राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ और अहमदनगर की अवस्था से दुखी और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य के प्रमुख सरदार मियां मंजू ने शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के पास सहायता के लिए सूचना भेजी। इसलिए 1593 ईस्वी में मुराद ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। चांद बीबी द्वारा दृढ़तापूर्वक मुग़ल सेना का सामना किया गया। मुराद भी चांद बीबी की जो दृढ़ता थी उसके आगे अहमदनगर पर अधिकार करने में विफल रहा और यही वजह थी कि दोनों पक्षों द्वारा आपस में संधि कर ली गई। अहमदनगर का राज्य बुरहान शाह को सौंप दिया गया और जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने बरार का इलाका मुग़लों को दे दिया और काफ़ी सारा धन भी दिया। लेकिन यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। अहमदनगर राज्य के सरदारों ने इसे मानने से या स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यही वजह थी कि अकबर द्वारा पुनः अहमदनगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया।
1597 ईस्वी में अस्थि का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुराद विफल रहा। 1599 ईस्वी में मुराद की जब मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के उपरांत दानियाल ने अहमदनगर पर आक्रमण जारी रखा। अंततः 1600 ईस्वी में उसने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और चांद बीवी की हत्या उसी के आदमियों द्वारा कर दी गई। अहमदनगर के अल्पवयस्क सुल्तान को गिरफ्तार कर ग्वालियर दुर्ग में कैद कर लिया गया। हालांकि अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया था, लेकिन उनकी जो ये विजय थी वो स्थायी सिद्ध नहीं हुई और खानदेश में विद्रोह हो जाने के कारण अकबर को अपना ध्यान उधर देना पड़ा। अकबर का जो अंतिम युद्ध था वो खानदेश के साथ हुआ और वहाँ का राजा अली खां अकबर का अधीनस्थ शासक था। अहमदनगर के साथ हुए युद्ध में उसने मुग़लों की तरफ से लड़ाई की और लड़ते हुए सोनपत नामक स्थान पर अपनी जान गंवाई, लेकिन अली खां के पुत्र और खानदेश के नए शासक द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया और यही वजह थी कि बाध्य होकर अकबर को खानदेश पर आक्रमण करने का निर्णय लेना पड़ा। 1599 ईस्वी में अकबर द्वारा स्वयं खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण किया गया। मीरन राजधानी की सुरक्षा नहीं कर पाया और उसे राजधानी छोड़कर असीरगढ़ के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। अकबर द्वारा बुरहानपुर पर अपना अधिकार कर लिया गया और उसने अबुल फजल को खानदेश का गवर्नर बनाया। अकबर द्वारा अब असीरगढ़ के दुर्ग को घेरा गया और ये असीरगढ़ का जो दुर्ग था वो दक्षिण का सबसे अधिक सुदृढ़ दुर्ग माना जाता था। महीनों तक घेरा डाले रहने के उपरांत भी जब मुग़लों को दुर्ग लेने में सफलता हासिल नहीं हुई, तब दोनों पक्षों में संधि वार्ता आरंभ हुई। अकबर ने मीरन को सुरक्षा का आश्वासन दिया, इसलिए जो मीरन था वो स्वयं अकबर के पास बातचीत करने के लिए गया। अकबर ने उसे धोखे से गिरफ्तार करवा लिया और दुर्ग के जो रक्षक थे उन्हें धन का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। फलस्वरूप मुग़लों का प्रतिरोध कम हो गया और 1601 ईस्वी में दुर्ग के पदाधिकारियों द्वारा अकबर को किला सौंप दिया गया। मीरन बहादुर को पेंशन देकर ग्वालियर भेज दिया गया और इसके साथ ही खानदेश के फ़ारूकी वंश के शासन का अंत हो गया। खानदेश मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और अकबर की यह अंतिम विजय थी। सलीम के विद्रोह के कारण उसे राजधानी वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार अकबर द्वारा अपने जीवन काल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। उसके साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण भारत तक फैल गई। अकबर द्वारा सफलतापूर्वक इस विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया में बहुत सारे कारण सहायक बने। जैसे तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक विशृंखलता थी उसने अकबर के कार्य को सरल बना दिया। राजपूतों से मित्रता और उनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने से अकबर को बहुत सारे योग्य राजपूत सेनानायकों का सहयोग मिला और उनकी सेवा प्राप्त हो गई। राजा भगवान दास, मान सिंह जैसे योग्य सेनापतियों द्वारा मुग़ल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अकबर के पास प्रचुर साधन भी थे जो कि अन्य शासकों के पास नहीं थे और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि अकबर में दृढ़ इच्छा शक्ति थी और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अकबर द्वारा अपना धैर्य नहीं खोया गया। अपनी सैनिक प्रतिभा और कूटनीतिज्ञता के बल पर उसके द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो